नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वो जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ ये बताया जा रहा है कि संवाद भी करेंगे। ये यात्रा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की एक बड़े स्तर की वैश्विक आउटरीच पहल का हिस्सा है। ये जानकारी आईओसी की ओर से दी गई है, लेकिन बीजेपी इस यात्रा का कड़ा विरोध कर रही है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं और अभी आपको बता देते हैं कि आईओसी के लोगों ने क्या किया क्या कहा है, फिर बीजेपी पर आती हूं क्योंकि बीजेपी इसकी आलोचना कर रही है। आईओसी जर्मनी के जो अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह, उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पिट्रोडा भी होंगे। आईओसी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की वैश्विक पहुंच को मजबूत करना है। उसी तरीके से जो यूके के जो आईओसी के महासचिव हैं विक्रम दूहन, उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर संवाद स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। साथ ही जर्मन विधायकों यानी कि जर्मन एमएलएज और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ विचारों और अवसरों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बीजेपी को इस पर बहुत मिर्ची लगी हुई है। आइए अब आपको दिखाते हैं, उसका कोड ग्राफिक्स हमने बनवाया है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। अभी ये प्रहलाद जोशी का है, ये उन्हीं को पढ़ देती हूँ पहले। प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दावा करते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये अब अक्सर भारत से बाहर रहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश यात्रा पर थे। वह एक अंशकालिक गैर गंभीर नेता है, ये प्रहलाद जोशी का कहना है। उसी तरीके से शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, ये देखिए। एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, विदेश यात्रा। संसद 19 दिसंबर तक चल रही है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। राहुल एलओपी हैं, लीडर ऑफ पर्यटन। बिहार चुनाव के दौरान भी वे विदेश में थे और फिर जंगल सफारी पर। इस तरीके से बीजेपी ने हमला किया है। राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी से भी जब रिपोर्टर्स ने पार्लियामेंट के सामने जब ये सवाल पूछा जर्मनी वाला, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने कामकाजी जीवन का लगभग आधा समय देश से बाहर बिताते हैं। नेता विपक्ष की यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उसी तरीके से कई कांग्रेस सांसदों को आज मीडिया ने घेरने की कोशिश की थी राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर। तो जैसे कांग्रेस की जो सांसद है रंजीत रंजन, उन्होंने ये कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री देश भर में फैल रहे प्रदूषण या चुनावी सुधारों को लेकर बेपरवाह नजर आते हैं। वे 150 साल पुराने वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी को लेकर कोई चिंता नहीं है। वे किन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी चिंता है। राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है। क्या सरकार ने 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली सभी मुद्दों को हल कर दिया है। तो इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं और ये अच्छे खासे एक बहस का मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया पर। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि राहुल के जर्मनी जाने से बीजेपी को मिर्ची क्यों लग सकती है। हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। और प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। मीनू जी से शुरू करूंगी। मीनू जी, जो जर्मनी की यात्रा है, ठीक है, वो तो अब पार्लियामेंट 19 को खत्म हो रहा है, राहुल गांधी 15 को निकल जाएंगे। क्या कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे राहुल वेट कर सकते थे, 19 के बाद चले जाते। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की आलोचना हो रही है और जैसा शहजाद पूनावाला और प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि बिहार के चुनाव के बीच में भी वो चले गए थे, अब पार्लियामेंट सेशन के बीच में भी चले गए हैं, तो ये जो विवाद है ये बिल्कुल एक मीनिंगलेस विवाद है, या वाकई में कांग्रेस को सोचना चाहिए राहुल की ट्रिप्स को प्लान करने के पहले कि कम से कम संसद का सत्र खत्म होने तक वेट कर लेते वो। जी देखिए, ये संसद के सत्र का वेट करने वाली बात तो मेरे को समझ में नहीं आती है। मेरे हिसाब से तो ये बकवास है। पिछले 11 सालों में आपने कई संसद के सत्र देखे होंगे जिसमें कि मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट इशू अंडर डिस्कशन होता है, उसको भी छोड़ के वो चले जाते हैं। मोदी जी तो यहाँ बड़े बड़े हादसे हो गए देश के अंदर, उस दौरान भी वो मोदी जी छोड़ के यहाँ चले गए। अब ये ब्लास्ट हुआ था लाल किला का, उसके अगले ही दिन मोदी जी विदेश गए थे। तो ये तो क्या होता है, क्योंकि आपको राहुल बैशिंग करना है, राहुल को क्रिटिसाइज करना है, तो आपके जिसको कहते हैं ना जेतो दोष नंदो घोष, ये बांग्ला में एक कहावत है कि जितने भी दोष हैं सब
नंद घोष के अंदर है। तो आज की राजनीति का नंद घोष इन्होंने बना रखा है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी छींके तो भी गलत, नहाए तो भी गलत, खाए तो भी गलत, बाल रखे तो भी गलत, कंघी करे तो भी गलत, शर्ट पहने तो गलत, कुर्ता पहने तो गलत, एवरीथिंग जो भी कुछ है वो गलत है। रही बात अब ये विदेश यात्राओं की करने की, तो उसमें बताया गया है कि कुछ विदेशी नेताओं से, डायस्पोरा से, उनसे मिलेंगे। तो ये कोई पहली बात नहीं है इन बीजेपी वालों को और संघ के लोगों को। क्या है कि जो अपना जो हिस्ट्री है उसके वो हिस्से तो याद रहते हैं जहां इनको अपने काम की चीज नजर आती है। हिस्ट्री बताती है कि इस देश में ये जो जेपी मूवमेंट हुआ उससे पहले जेपी आंदोलन से जुड़े हुए नेता, उसमें चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, आपके आडवाणी हो, ये इन्होंने कई यात्राएं की विदेशों की, विदेशी नेताओं से मिले। वहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां डेमोक्रेसी खतरे में है। वहां पे उन्होंने इवन मोरारजी देसाई ने तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड है उनको ओपन लेटर तक लिखा कि आप इस चीज को कीप अ वॉच ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, ये तक उन्होंने कहा। आपके फर्नांडिस जा रहे हैं, आपके आडवाणी जा रहे हैं वहां, वो तब तब किसी ने रोका या उनके बारे में बीजेपी वालों ने सवाल उठाया? और आपकी यहाँ आपकी जो आरएसएस, जो आपके पिताजी हैं आरएसएस, वो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को हायर कर रहे हैं अपनी इमेज एनहांस करने के लिए, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी मिल ले विदेश के लोगों से तो उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि होता है ना कि जैसे घरों में बड़ा कई अन्याय होते, कई कई बार लड़कियों के ऊपर और बहुओं के ऊपर, तो घर के लोगों को डर रहता है कि बाहर ना जाने दो इसको, कि पता नहीं किसी को क्या बता दे घर के अंदर हमारे यहाँ क्या हमने बदतमीजी की हुई है इसके साथ में। तो सेम में उनको लगता है कि राहुल गांधी वहां कुछ शेयर करेंगे, तो जो राहुल गांधी वहां बोलेंगे तो लोग पूछेंगे तो वो बताएंगे भी। तो आपको ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे आपकी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ओवरसीज ब्रांचेस हैं, ऐसी कांग्रेस की भी हैं, इंडियन ओवरसीज ब्रांच और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रांच है वहां की, उनकी भी। तो वो लोग अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। उसी गतिविधि के तहत ये राहुल गांधी को बुलाया गया है। और राहुल गांधी अब कोई एक इंडिविजुअल सिटीजन नहीं है, कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं है। राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो जितने ट्रिप्स प्रधानमंत्री लगा रहे हैं विदेश के, उसके कम से कम आधे तो राहुल गांधी के बनते ही है, अदरवाइज ऐसे ही बनते हैं, बीइंग द शेडो प्राइम मिनिस्टर। और आपको परेशानी राहुल गांधी से है, आपको और कोई परेशानी नहीं है। वो क्योंकि इस बहाने से आपको इनको राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए मिलता है, और कुछ जो भी कुछ आप चाहें, जो चॉइसेस्ट ऑफ इनको एक्सप्लेटिव्स, जो भी, इनको तो कोई रोक है नहीं, वो ये अपने उससे निकालते रहते हैं। तो ये जो राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मुद्दा बनाना, एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की जो विदेश यात्राएं हैं, वो इस देश में इट शुड नो लॉन्गर बी ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर बात करने की। बहुत सारी बातें करनी होती है और आप तो मिलने ही नहीं देते। आपने पुतिन से यहाँ आया, वो उससे मिलने ही नहीं दिया। कितने नेता आते हैं जो पहले विदेशी नेताओं से मिलते थे, विपक्ष के नेता, अब तो वो आपने बंद ही कर दिया। क्योंकि आप नंबर एक तो आपको डर लगा रहता है, इंफीरियोरिटी है, और अब रहती है राहुल गांधी से, और थोड़ी राइवलरी रहती है कि ये हमसे ज्यादा ये ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से बात करेगा, उनसे तो मिलने ही मत दो। तो इसके लिए आप मिलने नहीं देते हैं। बाहर जाते हैं तो आप बाहर मिलने, वो अपनी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के काम से मिल रहे हैं, वहां जा रहे हैं लोगों से। आपको क्या दिक्कत है? अगर आपके यहाँ सब कुछ सही है तो आपको तो बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डर है, आप इस वक्त गुंडागर्दी पे उतरे हुए इस देश में। आप इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आप सारथी ऐप संचार सारथी ऐप लगाते हैं लोगों की सर्वेलेंस करने के लिए, कि हम दिन भर उनकी सर्वेलेंस रखें। फिर आपका, मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, आपने ये किया था कि लोकेशन को लाइव रखेंगे ऐसे लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं, इसकी तैयारी चल रही है। तो आप तरह तरह के षड्यंत्र, लोगों की प्राइवेसी को भंग करना चाहते हैं, आपने डेमोक्रेसी को खतरे में डाला हुआ है। तो क्या इसकी चर्चा भी ना की जाए? लोग पूछेंगे। और राहुल गांधी चर्चा करे या ना करे, हर कंट्री की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वो सब सारे जो डेवलपमेंट्स है एवरीडे, उसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस, व्हाटएवर, वो सब के ऊपर नजर रखते हैं। एम्बेसीज का मतलब ही यही होता है। तो उनका वो एवरीडे रिपोर्ट बैक करते हैं अपने अपने कंट्री को।
तो आप कहाँ तक रोकेंगे? और ये इंटरनेट का जमाना है, आप रोक नहीं सकते इस देश में क्या हो रहा है उसको बताने के लिए। जरूरत नहीं है राहुल गांधी ही बताए, अपने आप ही आपकी यशगाथा बाहर फैल रही है। जी हाँ। मैं प्रबल जी के पास आती हूँ कि प्रबल जी, आज जिस तरीके से संसद के सामने सब रिपोर्टर्स ने प्रियंका गांधी को और जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं उनको घेरने की कोशिश किया, ठीक है, गोदी मीडिया के लिए एक बड़ी खबर है कि देखिए राहुल जर्मनी जा रहे हैं और जर्मनी की ट्रिप पर कांग्रेस को घेरो और बीजेपी के जितने नेता हैं उनकी बाइट्स लगाओ। गोदी मीडिया का तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन लोग आज साथ में ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी 3 या 4 दिन वेट नहीं कर सकते थे? 15 तारीख को जाने की क्या जरूरत थी अगर 19 दिसंबर को ये सेशन खत्म हो रहा था? ये सवाल एक बड़ा लॉजिकल सवाल है, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि या उनका पहले से वो सारा कार्यक्रम तय हो गया था, क्या मजबूरी ऐसी थी कि पार्लियामेंट के सेशन को खत्म होने तक वो नहीं रुक सकते थे? जी प्रबल जी। देखिए पहले मैं आपको बताऊं, पहले तो पार्लियामेंट 22 शायद नवंबर से होने वाली थी, 22 नवंबर या 21 नवंबर से होने वाली, बाद में फिर 1 नवंबर से। तो पहले से प्री डिसाइडेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 19 को जाएंगे या 15 को जाएंगे, 2 ही दिन, 15 की शाम को जाएंगे, 16, 17, 18, 3 दिन। अब पता नहीं वो सदन जो है 19 तक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी तो सवाल है। हमेशा तो सदन को चलने से पहले ही बंद कर दिया जाता है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो यही होता है। जहां तक मुझे याद है, मैं इतिहास से बताना चाहता हूँ कि सरकारें जो है अपने विपक्ष के नेताओं को अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया करती थी। इसका प्रेजेंट एग्जांपल अगर आप देखिए, 1971 में वॉर जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जिस जयप्रकाश जी ने 1975 में इंदिरा जी के खिलाफ आंदोलन किया, उन्हीं जयप्रकाश जी को इंदिरा जी ने विश्व भर में भारत के प्रति जनमत में का समर्थन लेने के लिए उनको भेजा था। एक एम्बेसडर के तौर पे वो गए थे, तमाम देशों की यात्रा की थी और उन्होंने भारत के पक्ष को रखा था। दूसरी चीज मुझे याद है, 1985, 86 या 87 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार चुके थे, शायद राज्यसभा के मेंबर थे, उनको कैंसर ट्रेस हुआ था। राजीव गांधी जी ने एक डेलीगेशन का हेड बनाकर उनको अमेरिका भेजा था। उन्हें पता चला, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का से संपर्क किया और उनसे, उनके ऑफिस से संपर्क किया और उनको एक डेलीगेशन का हेड बनाकर किया और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई और साथ साथ डिप्लोमेसी में इस्तेमाल हुआ। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया में एक एक झगड़ा सा है, एक तरफ विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है, उस समय भारत में डिप्लोमेसी का, में फॉरेन डिप्लोमेसी के में अपने विपक्ष के नेता का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार इस तरह का काम पहले किया करती है, लेकिन ये वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसको तो फॉरेन डिप्लोमेसी पता ही नहीं है, ना तो ये देश को समझते हैं तो विपक्ष के नेताओं का उपयोग क्या होता है। जैसे आपको याद है 1992 में, मुझे याद है कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने यूएन में उठा दिया था। यूएन में जवाब देने के लिए डेलीगेशन का हेड बनाया था विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को, उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने। तो एक 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 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब इन्होंने भेजा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इन्हें डेलीगेशन का हेड जो है अपने विपक्ष के नेता को बनाना चाहिए था। उससे बड़ा संदेश जाता कि भारत एक है, भारत में कोई एक दूसरे बंटवारा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इनको डर है राहुल गांधी जी से, इनको डर है, एक्चुअली छोटे हृदय के आदमी है, अगर बड़े हृदय के होते प्रधानमंत्री तो वो ये सब चीजें करते। उनको फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं पता, ना उनको देश को एक साथ लेकर चलने का उनको है। वो एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री होने की जगह पे वो भाजपा के प्रधानमंत्री बनकर रह गए। प्रॉब्लम ये, वो आरएसएस के प्रधानमंत्री बनकर रह गए। तो जब आप भारत और आरएसएस के ही प्रधानमंत्री रह गए, तो आप वही काम करेंगे, आप पोलराइजेशन करेंगे, आप हमेशा छोटे हृदय की बात करेंगे। वास्ट कॉन्सेप्ट जो है, वास्ट कंसंट्रेशन जो होता है, पूरे देश को लेकर चलने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल करना पड़ता है, विपक्ष को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर बुद्धिमान पॉलिटिशियन होते या स्टेट्समैन होते तो वह विपक्ष के नेता को बुलाते, अक्सर उनसे चाय पीते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, मैं आपको एक और इंसिडेंट बता दे रहा हूँ। लोग ये गालियां देते हैं आरएसएस वाले वामपंथी साथियों, वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को और ईसाइयों को, मुसलमानों को। 2002 में जब अफगानिस्तान में बुश सेना भेजने के लिए, भारत की सेना भेजने के लिए तत्पर थे और दबाव बना रहे थे, तो हमारे यहाँ एल.के. आडवाणी जी जो है थे, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी बन गए थे।
वो जो है लालायित थे कि भारत की सेना जो है अफगानिस्तान में जाए, और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे। तो ये बात मैं उनकी बात बता रहा हूँ, ये मेरे सामने सैकड़ों लोगों के बीच में एवी वर्धन साहब ने कहा था, जो महासचिव हुआ करते थे सीपीआई के। उन्होंने बताया कि हरकिशन सिंह सुरजीत मिल गए अटल बिहारी वाजपेयी से पार्लियामेंट की गैलरी में। उन्होंने पूछा, अरे चाय बहुत दिन हुआ पिए नहीं, आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया, प्रधानमंत्री के घर आवास पर गए, हरकिशन सिंह सुरजीत और एबी वर्धन साहब दोनों लोग गए, वहां बैठ के चाय पी, दोनों लोग चाय पीते रहे, तीनों लोग बैठकर बोले नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला, क्या चल रहा है? तो हरकिशन सिंह सुरजीत जी ने, एबी वर्धन जी ने, वही चल रहा है जो आप चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ। कह रहे, आप लोग क्या कर रहे हो? तो कह रहे, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग तो सेना भेजने के विरोध में है इराक और अफगानिस्तान में। कह रहे, मैं आप तो भेजना, कह रहे मैं नहीं भेजना, चल के अडवाणी भेजना चाहते हैं, और आप लोग का तो प्रदर्शन कहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो और जोर से प्रदर्शन करो। तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों ने और जोर से प्रदर्शन किया, और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि मेरी बुश को बोला अटल बिहारी वाजपेयी ने कि मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मेरी सरकार एक अलायंस की सरकार है और अलायंस में गड़बड़ हो जाएगा, मेरी सरकार गिर जाएगी, मैं अपनी सरकार को गिरा नहीं सकता, इसलिए मैं सेना भेज नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर संग्राम हो जाएगा। तो इस तरह डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्लोमेटिक इस्तेमाल इन लोगों को आता नहीं, नरेंद्र मोदी को कुछ आता ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री ना हो, पढ़ा लिखने से नहीं, बुद्धिमान होना चाहिए, सोच अगर बड़ी हो। अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन अकबर ने बहुत सारे लोगों को, अपने 9 रत्नों को रखा, उसके बाद भी लोगों से संवाद स्थापित करते थे, सोच बढ़ाते थे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी छोटे हृदय के आदमी हैं, और उसी को अनुसरण करते हुए उनकी सारी पार्टियों के लोग, और यहाँ तक वर्तमान समय में एक अच्छे, हम लोग मानते थे कि राजनाथ सिंह थोड़े से ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको बातचीत कर सकते हैं, उनको तो लग रहा है वो भी उन्हीं के साथ रास्ते पे चल गए। तो बड़ी आयरनी हो गई है, बहुत दिक्कत है, परेशानी ये है। और अगर राहुल गांधी जी जाएंगे, देश के प्रति, देश के लोगों से मिलेंगे, जो भारत के लोग जर्मनी में, उनसे बीच में संवाद स्थापित करेंगे, तो क्या दिक्कत आ रही है? वहां के इंडिपेंडेंट से मिलेंगे, कोई नई चीज आएगी, वहां से हो सकता है कोई नई चीजें आए। और प्रधानमंत्री को तो ये करना चाहिए कि जब भी कोई विपक्ष का नेता बाहर से आए, उसको बुलाना चाहिए, भाई क्या आपने वहां पे देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बातचीत ही बंद है, प्रधानमंत्री ने बातचीत ही बंद कर दी है। वो तो रोज जो है गांधी नेहरू को गाली देने में ही लगे रहते। नेहरू जी को बिना गाली दिए, मुझे लगता है आज भी गाली दिया होगा नेहरू जी को। तो मुझे लगता है उन्होंने एक मेनू चार्ट बनाया है, सुबह कितनी गाली देनी नेहरू जी को, अभी तक मैंने कितनी गाली दे दी, अच्छा, उसके बाद लंच में कितनी गाली दूंगा, उसके बाद खाने में कितनी गाली, उसके बाद सोते समय भी कितनी गाली। तो मुझे लगता है नेहरू जी का चित्र, अगर नेहरू जी का चित्र अगर किसी ने अपने घर के मंदिर में रखा होगा, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस चित्र पे लग के और उनको रोज गालियां देते रहते होंगे, वो जब वहां से छूटते होंगे तो वो भी करते होंगे। ये स्थिति है जी, ठीक है। अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आज क्या हेडलाइन कोई खास नहीं बन रही थी गोदी मीडिया की, इस वजह से भी इसको जानबूझकर एक खबर बनाने की इस पर कोशिश की गई, आपको लगता है? क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बहस किया एसआईआर के मुद्दे पर, और वो जो तीखे 3 सवाल पूछे, जो कि पूरे बीजेपी को ऐसा चुभे कि सबकी शक्ल देखने लायक थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंट्रोवर्सी को इसलिए खड़ा किया गया हो ताकि कल के भाषण का बदला निकाला जा सके? जी बिल्कुल, बदला क्या निकालना, इनकी तो एक टेंडेंसी है, रेगुलर फीचर है। आप देखिएगा, आपके इनका जो आईटी चीफ है मालवीय, और उनकी जो ट्रोल आर्मी है, वो सब लग जाते हैं, और उनका डेली का काम है। उनको जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के बारे में कुछ ना कुछ उनको बदतमीज भद्दे कमेंट किए बगैर उनको रोटी हजम नहीं होती है। वो लोग, उनका डेली रूटीन है, और उनका देखिए सबसे ज्यादा खतरा उनको राहुल से नजर आता है। आप देखेंगे कि कल भी जो राहुल ने जो अटैक किया है इनके ऊपर, उसमें वो संघ को अटैक करना नहीं भूलते हैं। आप देखेंगे उसके बाद बहुत सारे स्पीकर्स आए, लेकिन संघ के ऊपर कोई हमलावर नहीं है। राहुल गांधी संघ के ऊपर पूरी तरह से हमलावर हैं, और उसको एक्सपोज करते रहते हैं, और कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि आज किया है और उससे पहले नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी आइडियोलॉजिकल जो अपना बैटल है वो लड़ रहे हैं। इनफैक्ट वो अपनी पार्टी को भी बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल ज्यादा है, हमारी तूतू मैमे की लड़ाई नहीं है। हमें जो ये विचारधारा है, ये गलत रास्ते पे ले जा रही है देश को।
जो रास्ता जो आप जानते ही है सारा, जिसको ये राम राज्य कह रहे हैं, वो ऐसी इतनी खुशनुमा चीज नहीं है। इनका राम राज्य बड़ी गंदी, बड़ी भद्दी कल्पना है, जिसमें कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल वोट के अधिकार से और बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। और अभी बता रहे हैं कि जैसा यूपी में वो डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात आ रही है, तो पता चला कि पूरे देश में बने हुए हैं, हर स्टेट्स के अंदर बने हुए हैं, और ये इस तरह का वो चल रहा है। तो राहुल गांधी क्या है कि वो जो फ्रंट से जो उनके ऊपर वार करते हैं वो उनके लिए टॉलरेट नहीं हो पाता है, और इन्होंने एक हंसी मजाक का विषय बना दिया है। आप ये देखिए कि बहुत सारे नेता जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो विदेश गए हुए थे। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को चर्चा बनाना एक तो इनका प्रिय शगल है, और ये पहले भी ये बात आई थी कि आप इतने एडवांस में उसकी विदेश यात्रा को प्रचारित कर देते हैं, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है प्रधानमंत्री की तरह जब विदेश जाते हैं वो, तो आप इतना प्रचारित कर देते हैं कि आप उनके लिए बहुत बड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा कर देते हैं। आप बता रहे हैं जिन लोगों को अगर कुछ करना है तो वो तो पहले ही पहुंच जाएंगे वहां, जिनके सर्कल, जिनका नेटवर्क होता है वो तो पहले ही पहुंच जाएंगे वहां, कि क्या करना है, कहाँ जाएगा, पता लगा लेते हैं। और कुछ ये लोग हैं जैसे क्या, कैसे पता चला इनको कि राहुल गांधी जा रहे हैं? इट मीन्स, मैं तो ये मानती हूँ कि जब द मोमेंट राहुल गांधी बुक्स हिज टिकट्स, उसी दिन इनको पता, इन्होंने ऐसा कुछ वहां पे ऐसा इसमें कमांड दे रखी है अपने जो बुकिंग सेंटर्स है इनके, जो वहां से। और आपको पता तो है ही, आप क्यों इस तरीके से आप इन एडवांस आप उसका हल्ला गुल्ला मचाते हैं? आप थ्रेटन करना चाहते हैं कि ताकि ये डर के मारे जाए नहीं, इसको डरा दो इतना। बट इन माय ओपिनियन राहुल गांधी आई थिंक सबसे ज्यादा निडर नेता है इस वक्त। होते हैं निडर तो बहुत, लेकिन ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, फिजिकल भी और अदरवाइज ऑल्सो, तो उसके प्रपोर्शन में तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। कोई और नेता होता तो डर के चुपचाप घर में बैठ जाता अपने, लेकिन आपने ये, इसमें दूसरा मुद्दा ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप उनकी खतरे में डाल रहे हैं इतने एडवांस में लोगों को, और इतना बड़ा इसको चर्चा का मुद्दा बना के। और राहुल गांधी, चांस की बात है कि इस बार तो कोई पर्सनल विजिट है नहीं उनकी, और इंडियन ओवरसीज की का कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे विद इन द कंट्री पार्टी के लिए करते हैं काम, दौरा करते हैं, ऐसे ही विदेश में है, चांस की बात है, दौरा है। तो आपको इसमें और देखिए करना पड़ेगा, जो हर तरह के जतन करने पड़ेंगे इस सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि डायस्पोरा को राइट पिक्चर मिलती नहीं है, नेता के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो हमारे तुम्हारे प्रोग्राम्स देख के थोड़ी बहुत ओपिनियन बनाते होंगे, लेकिन उससे पता नहीं चलता है कि एक्चुअली नेता क्या कह रहा है। तो पहुंचाया जाना चाहिए जो डायस्पोरा है। आपका डायस्पोरा तो आके आपके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, तो जो कांग्रेस है वो अपने जो उनका समर्थक डायस्पोरा है अगर, तो उसको क्यों नहीं कांटेक्ट करना चाहिए, किया जाना चाहिए। मोदी जी भी तो करते हैं, वहां जाके बताया जाना चाहिए कि उस देश के अंदर क्या हो रहा है जिस देश के तुम वासी हो। और इंडियन डायस्पोरा ऐसा नहीं है कि उनकी किसी सबकी यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं जुड़ी हुई है, सब आते हैं अभी भी, चाहे वहां की सिटीजनशिप ले ली हो, लेकिन अपने देश से अब भी जुड़े हुए हैं लोग। तो कंसर्न्स हैं सबके। जी शाही साहब के पास अंत में आऊंगी कि शाही साहब, कुल मिलाकर जो राहुल गांधी के जर्मनी का जो दौरा है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की हेडलाइंस निकलेंगी? गोदी मीडिया उसको किस तरीके से ट्रीट करेगा? क्योंकि जब भी वो ओवरसीज जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ वो जो बोलते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर और उनके भाषण को उल्टा सीधा बताकर, ये भी कहकर कि देखिए जब भी विदेशी जमीन पर राहुल गांधी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जर्मनी के दौरे से डर भी रही है, क्योंकि वहां पर जर्मनी के एमएलएज हैं, लीडर्स हैं, उनसे वो मिल रहे हैं, डायस्पोरा का तो संवाद है ही, लेकिन साथ में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन अगर उसके एमएलएज वगैरह से मिल रहे हैं, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ डरी भी हुई है उससे? देखिए, बीजेपी का तो डरना स्वाभाविक ही है ना। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज को छुपा के रखना और अपने आप को लार्जर देन लाइफ इमेज बनाकर नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत करना, और जिसमें नरेंद्र मोदी का यह कहना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये अपने आप में बता देता है कि व्यक्ति कितना आत्ममुक्त है, कितना ज्यादा ही आत्ममुक्त है। आत्ममुक्ता में इतना ज्यादा वो डिपेंड हो चुका है कि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लगा, मतलब एक तरीके से भगवान ही बताने लगा अपने आप। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों से जो बादल हैं, वो जो धुंध है वो छटेगी, और विपक्ष के नेता जब जाएंगे तो बातें बताएंगे और उनसे सवाल भी होगा। और ऐसा तो है नहीं कि वो नरेंद्र मोदी की तरह मन की बात करेंगे,
वो जाएंगे तो वो वहाँ के मीडिया को भी फेस करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एमएलएज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग हैं या पार्लियामेंट्स के लोग हैं, पार्लियामेंट्रियंस हैं या एक्स पार्लियामेंट्रियंस हैं, एक्मेडिशियंस हैं, उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मीडिया के लोगों से भी बातचीत करेंगे, तमाम तरह के सवाल उठेंगे तो उन सवालों का जवाब भी देंगे, देश के अंदर का भी सवाल देंगे, भारत की विदेश के बारे में, विदेश नीति के बारे में भी उनसे सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो ही नहीं विदेश के अंदर के बारे में पूछा जाए, विदेश नीति के बारे में पूछा जाएगा। वर्तमान के डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में, क्योंकि शोर तो पूरे विश्व में फैला हुआ है कि भारत के अंदर चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं है। ये बात तो सबको पता ही चल रही है। जैसे भारत के अंदर इतनी एम्बेसीज बैठी हुई, इतनी एजेंसीज हैं, उनके अखबार है, वो वॉशिंगटन पोस्ट है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे वो जर्मनी के DW है, चैनल है, चाहे BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, वॉइस ऑफ, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, यहाँ पर उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पत्रकार हैं, वो सब यहाँ से कर रहे हैं और एम्बेसी से लगातार टेलीग्राम्स जाते हैं अपने कंसर्न विदेश मंत्रालयों को, और हमेशा वो रोज प्रतिदिन के हिसाब से वो यहाँ की डे टू डे अफेयर्स के बारे में बताते हैं। ऐसी तो कोई चीज है नहीं, हो जाएगा, कोई चीज छुपती तो है नहीं विश्व भर में, छुपने भी नहीं है, तो डरना किस विषय पे। मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वह बहुत छोटे हृदय के प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री है ही नहीं। जब आदमी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता तो वो अपने पार्टी से थोड़ा सा वो हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। राष्ट्रपति पद पर तो एकदम ही राजनीतिक उससे भावनाओं से ऊपर चला जाता है। तो प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, बड़े हृदय के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, और कभी कभी उनका प्रधानमंत्रियों का उनकी पार्टियों में क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ तक मनमोहन सिंह जी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा क्रिटिसिज्म वर्तमान समय के कांग्रेस के लीडरों ने किया, तमाम नीतियों पे किया। ये है डेमोक्रेसी कि अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर कोई किया तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक, और खासकर 2009 से लेकर 2014 के बीच में कितनी नीतियों का विरोध वर्तमान समय के तमाम कांग्रेस के नेताओं, सांसदों ने किया, अखबारों ने किया, हमारे नेशनल हेराल्ड ने किया। बाकी छोड़ दीजिए, नेशनल हेराल्ड जिस वक्त केस दर्ज कर रहे हो उस अखबार में अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी इतने होने के बाद अगर नेशनल हेराल्ड आप पढ़ेंगे तो कांग्रेस की भी नीतियों की, वर्तमान नीतियों की भी कहीं ना कहीं आलोचना, और वर्तमान सरकारों की भी आलोचना, अपने ही प्रदेश सरकारों की भी आलोचना उसमें लिखी रहती है। इससे ज्यादा निष्पक्ष कुछ होगा? इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप को कोई समझने वाला, डेमोक्रेसी समझने वाली पार्टी हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेसी का मतलब ABCD नहीं पता, और RSS तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अब इनको देखिए, वंदे मातरम पर ये करवा रहे हैं, 150 साल पहले वंदे मातरम लिखा गया, वंदे मातरम एक दिन गाया नहीं ने अंग्रेजों के डर से। भाई अंग्रेजों के डर से इन लोगों की पैंट गीली हो जाती थी, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो इनके साथ बंगाल में सरकार चलाते थे, उप प्रधानमंत्री कहलाते थे उस समय। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की से आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए सावरकर ने, और बाकायदा सावरकर और गुरु गोवरकर और इन्होंने क्या नाम है अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा कैंप्स लगवाए, कि सेना भर्ती कैंप लगवाए गए, कि नौजवानों को प्रेरित किया गया कि जाओ ब्रिटिश की सेना में भर्ती हो और आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ो। ये क्या बात करेंगे? किस मुंह से ये बताएंगे जिन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली उस समय, जिन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, इंकलाब जिंदाबाद नहीं बोला, जिन्होंने लाठियां नहीं खाई, जिन्होंने जेल नहीं गए अंग्रेजों की? ये तो अंग्रेजों के विशुद्ध रूप से दलाल थे, और वर्तमान समय भी अंग्रेजों की उस नीति के समर्थक है। और मेरा मानना है MI6 ने 2 संगठनों को बनवाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो उसकी खुफिया एजेंसी MI6 बाद में बनी होगी मुझे याद नहीं, लेकिन MI6 जैसी जो खुफिया एजेंसी थी उसने 2 संगठनों को बनवाया। ठीक है। एक पाकिस्तान की ISI और दूसरा हिंदुस्तान के अंदर RSS। जी ठीक है, इन दोनों का निर्माण करें। हाँ, अब राहुल गांधी का दौरा शुरू हो रहा है 15 से 20 दिसंबर के बीच में, जिसमें वो बर्लिन में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। देखना होगा कि किस तरीके की हेडलाइंस उस समय निकलती हैं, या फिर आज हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इस तरीके की एक बड़ी खबर बना दी गई, ये भी देखेंगे। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मीनू जी, प्रबल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।